हाय गाइज, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। गाइज, आज हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी के जो दूसरा चैप्टर है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, उसके कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ेंगे। तो समय को न गंवाते हुए चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। ये जो क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम्स के लिए, यानी जो अगले साल बोर्ड में होने वाले हैं एग्ज़ाम 2021 में, उसके लिए ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं आज का। तो आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन है, आवरण विहीन तथा एक कोशिकीय जनन अंग प्रमुख लक्षण है। ये 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन है ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावृत बीजियों या थैलोफाइटा। किसका ये प्रमुख लक्षण है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, ब्रायोफाइटा, क्योंकि इसी में आवरण विहीन तथा एक कोशिकीय जनन अंग इसका प्रमुख लक्षण होता है। दूसरा क्वेश्चन है, एक आवृत बीजी में, आवृत बीजी समझते हैं आप लोग, जिसमें बीज जो होता है वह फल के भीतर होता है। तो एक आवृत बीजी में 400 पराग कणों को उत्पन्न करने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? यह 400 परागकण हैं। तो जो 400 परागकण होते हैं वो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बनते हैं, यानी एक कोशिका जब विभाजित होती है तो उससे 4 जो युग्मक हैं उनका निर्माण होता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो 100 बार विभाजन होगा अर्धसूत्री विभाजन, तो उससे 400 परागकण उत्पन्न होंगे। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ख 100। ठीक है, 100 अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी एक आवृत बीजी में 400 परागकणों को उत्पन्न करने के लिए। तीसरा क्वेश्चन है, परागकण मातृकोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है। परागकण मातृकोशिका में, ठीक है, ये 2016 का ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित या बहुगुणित। परागकण में मातृकोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ख द्विगुणित। परागकण में मातृकोशिका जो होती है उसके विभाजन द्वारा जो युग्मक बनते हैं तो उनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, परंतु मातृकोशिका में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वह दुगुनी होती है। चौथा क्वेश्चन है, बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृंत से जुड़ा हो। ठीक है, बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृंत से जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? ये 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन है निभाग या चैलेजा, नाभि के हाइलम, केंद्रक या माइकोपाइल। ठीक है, तो जैसे आपने चना को देखा होगा, चना में एक छोटा सा छिद्र जैसा, खाई जैसा रहता है, गड्ढे जैसा, तो वो उसका नाभि के हाइलम होता है जहां से वह तने से जुड़ा रहता है। आंसर इसका वही हो जाएगा, यानी बीजांड का वह भाग जहां वह बीजांड वृंत से जुड़ा होता है उसे हाइलम या नाभिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पराग नलिका का अध्यावरण द्वारा बीजांड में प्रवेश क्या कहलाता है? 2017 में ही ये भी क्वेश्चन पूछा है। पराग नलिका का अध्यावरण द्वारा बीजांड में प्रवेश क्या कहलाता है? ऑप्शन है निभागी युग्मन, अंडद्वारी प्रवेश, इनमें से दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो चूंकि जब बीजांड अध्यावरण, पराग नलिका जो है वह अध्यावरण द्वारा बीजांड में प्रवेश करती है तो वो माइक्रोपाइल द्वारा प्रवेश करती है। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द्विनिषेचन का तात्पर्य है। ठीक है, 2017 के एक क्वेश्चन है। तो जितने भी आवृत बीजी पौधे होते हैं जिनमें बीज जो होता है वह फल के भीतर होता है, तो उनमें द्विनिषेचन महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि द्विनिषेचन के द्वारा ही बीज के भ्रूणपोष का निर्माण हो पाता है और तब तक उस भ्रूण का पोषण होते रहता है जब तक कि उसे अनुकूल वातावरण न मिल सके और वह एक नया पौधा बनकर अपना पोषण स्वयं करने लायक न हो सके।
तो द्विनिषेचन किसका प्रमुख लक्षण है? यह जो आवृतबीजी पौधे होते हैं उनका प्रमुख लक्षण है। यहाँ दिया हुआ है कि दो नर युग्मकों का अंड कोशिका से संयोजन, जी नहीं। दूसरा ऑप्शन है एक नर युग्मक का अंड कोशिका से तथा दूसरे का द्वितीय केंद्रक से संयोजन। जी हाँ, बिल्कुल यही सही है, जो दूसरा ऑप्शन है यही सही होगा, क्योंकि जो आवृतबीजी फल होते हैं तो उनमें पराग नलिका से निकला हुआ एक नर युग्मक, ठीक है, अंड कोशिका से संलयन करके बीजांड का निर्माण करता है, जाइगोट का निर्माण करता है, जबकि दूसरा जो नर युग्मक होता है वो द्वितीय केंद्रक से संयोजन करके प्राथमिक भ्रूणपोष का निर्माण करता है। तो इस तरह यहाँ निषेचन की क्रिया 2 बार होती है, इसे हम द्विनिषेचन कहते हैं, जबकि 3 कोशिकाओं में संयोजन होता है, इसलिए इसको त्रिसंयोजन भी कहते हैं। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है आवृतबीजियों के लिए, क्योंकि आपको पता होगा जो भी हम लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, चाहे वो फल हो, सब्जियां हो, अनाज हो, दलहन हो, तिलहन हो, जो भी हम लोग अपने लिए मुख्य रूप से प्रयोग करते हैं, वो सारे चीज़ या औषधियाँ भी आवृतबीजियों से ही प्राप्त करते हैं। तो आवृतबीजी में भ्रूण का जो पोषण होता है भ्रूणपोष के द्वारा, यह अत्यंत ही आवश्यक है और यह द्विनिषेचन के द्वारा ही संभव हो पाता है। आपको पता होगा इसकी आवृतबीजियों की 2,50,000 यानी 2.5 लाख प्रजातियां होती हैं। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन है द्विनिषेचन क्रिया होती है, किस में होती है? 2014 का ये क्वेश्चन है। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया कि द्विनिषेचन की क्रिया जो है वह आवृतबीजी पौधों का प्रमुख लक्षण है, ठीक है, आवृतबीजी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आवृतबीजी पौधों में, यानी द्विनिषेचन की क्रिया किसमें होती है? आवृतबीजी पौधों में। अगला क्वेश्चन है भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक, ये 2017 का क्वेश्चन है। भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक हैं, ऑप्शन है राम उदार, BN प्रसाद, PN मेहरा या P माहेश्वरी। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। भारतीय विज्ञान के जो जनक हैं वो P माहेश्वरी कहलाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नारियल के रेशे उत्पन्न करने वाला भाग है, कौन सा भाग नारियल के रेशे उत्पन्न करता है? ये 2019 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है बाह्य फल भित्ति, अंतः फल भित्ति, मध्य फल भित्ति या तना तथा पत्ती। तो जो चौथा ऑप्शन है तना तथा पत्ती, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। बाकी बाह्य फल भित्ति जो होता है वो जो सबसे बाहरी आवरण होता है और अंतः फल भित्ति जो होता है वह सबसे अंदर का आवरण होता है। लेकिन यहाँ रेशे उत्पन्न करने की बात है, ठीक है। रेशा उत्पन्न करने वाला भाग कौन सा है? मध्य फल भित्ति। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ग या सी, मध्य फल भित्ति द्वारा ही नारियल के रेशे उत्पन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुभ्रूणता खोजी गई, ये 2017 का क्वेश्चन है। तो पहले तो ये जानिए कि बहुभ्रूणता होती क्या है। जब एक ही ओवरी के अंदर एक से ज़्यादा भ्रूण उत्पन्न हो जाते हैं या अंड उत्पन्न हो जाते हैं तो इसको हम बहुभ्रूणता कहते हैं। यानी एक ही ओवरी के अंदर बहुत सारे भ्रूण जब हों तो उसको हम बहुभ्रूणता कहते हैं। तो इसकी खोज लीवेनहॉक द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। लीवेनहॉक ने बहुभ्रूणता के बारे में बताया था। अगला क्वेश्चन है पौधों के निम्नलिखित अंगों में कौन सा कायिक प्रजनन के लिए सर्वाधिक अनुकूल है? कायिक प्रजनन, कायिक प्रजनन किसको कहते हैं? कायिक प्रजनन अर्थात बिना बीज के जो, ठीक है, बीज के अलावा जब किसी अन्य भाग से नए पौधे का निर्माण होता है तो उसको हम कायिक प्रजनन कहते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कायिक प्रजनन के लिए सर्वाधिक अनुकूल कौन सा है? तो कायिक प्रजनन के लिए सर्वाधिक अनुकूल होता है तना, यानी ऑप्शन नंबर बी खर जो है वो आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शकरकंद एवं डहलिया। आपने सुना होगा, शकरकंद भी आपने देखा होगा, डहलिया का फूल आपने देखा होगा, थोड़ा बड़ा बड़ा फूल होता है इसमें। तो इसमें शकरकंद एवं डहलिया में कायिक जनन होता है, किसके द्वारा? ऑप्शन है पत्तियों द्वारा, पुष्पों द्वारा, जड़ों द्वारा या तनों द्वारा। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ख, पुष्पों के द्वारा। शकरकंद एवं डहलिया में जो है वह कायिक जनन पुष्पों के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में कृत्रिम
कायिक प्रवर्धन संभव है? किसमें कृत्रिम, ऐसे तो कायिक प्रवर्धन आलू में भी होता है, अजूबा में भी होता है, ठीक है, आलू में भी होता है, उसमें आंखें होती हैं उनके द्वारा होता है। अजूबा ब्रायोफिलम में पत्तियों के द्वारा होता है, पर्णमूल इसमें निकलते हैं। प्याज में भी होता है, लेकिन आम में यहाँ कृत्रिम कायिक प्रवर्धन दिया है, ठीक है। तो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की अगर बात है तो यह संभव है आम में, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ग, आम में। ये सब जो है वो गलत होंगे। चलिए, तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं पे ख़त्म किया जाता है। आज के जो भी क्वेश्चन थे उसको आप लोग ज़रूर याद कर लीजिए, क्योंकि आपने देखा कि ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए ख़त्म करते हैं आज का क्लास यहीं पे।